हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के बारे में। आपके सिलेबस के अंदर बीएससी हो चाहे एमएससी हो, हालांकि हमने बीएससी स्टार्ट किया है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर दिया गया है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की लाइफ साइकिल पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है। कॉमन नेम जो है इसका वो है राउंड वर्म। क्या है? राउंड वर्म। इसमें जो फाइलम की अगर हम बात करें, फाइलम की अगर पूछा गया तो फाइलम आता है इसका ए सेल्केमेंथिस। ठीक है ना, ए सेल्केमेंथिस जो है ये फाइलम आता है। और जो क्लास है, क्लास आता है नेमाटोडा। कौन सा है? क्लास है नेमाटोडा। और अगर हम बात करें आर्डर की, आर्डर इसका आता है एस्कोरिडिया। ठीक है ना, एस्कोरिडिया जो है इसका आर्डर आता है। और जीनियस जो है वो एस्कैरिस आता है। और आपका जो स्पीशीज है वो है लुम्ब्रिकॉइडिस। ओके, देखिए इसको जो फाइलम है एस्क्लेमेंथ के अंदर क्यों आता है। ये एस्क्लेमेंथस के अंदर इसलिए आता है क्योंकि ये सीडोसोलोमेट होता है, अनसेगमेंटेड होता है। और इसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कर्व्ड होता है, सुपरफिशियली सेगमेंटेड, क्लॉथड विद क्यूटिकल्स, स्ट्रेट होते हैं, कुछ स्ट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आता है आपको याद रखना है, फाइलम एस्क्लेमेंथस, क्लास नेमाटोडा, आर्डर आता है जो एस्कोरिडिया आता है। अब हम देखते हैं जो इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है। मतलब क्या है कि एस्कैरिस जो लुम्ब्रिकॉइडिस जो है वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, दुनिया के हर कोने में आपको ये मिलेगा। बीइंग स्पेशली प्रिविलेंट इन द ट्रॉपिक्स सच एज इंडिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम बात करें इंडिया की, हमारा इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, जो भी साउथ ईस्ट एशिया आता है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? It is estimated that it affects about 25% of the world population। तो ये इसका एस्टिमेट किया जाता है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो 25% है वो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो है वो उनके अंदर पहुंच चुका है। और यहाँ पे क्या लिखता है ऑथर? द हाईएस्ट प्रिविलेंस इज इन द मालन्यूरिश्ड पीपल रिजाइडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो ज़्यादातर आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे जो है भूखे लोग जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और ख़ासकर अगर हम बात करें ऐसे एरियाज़ पे देखा गया है जहाँ पे मॉडर्न वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पे इनके जो इंसिडेंट्स हैं वो बड़े बड़े कम दिखाई को मिलते हैं। ठीक है ना, इस पैरासाइट की इन्फेक्शन से। देखो अगर आप सफाई वाले माहौल के अंदर जी रहे हैं, अच्छी तरह सैनिटेशन है, बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट आपने बना के रखा है, तो सवाल ही पैदा नहीं वहाँ पे एस्कैरिस आए। ठीक है, तो अगर आप गंदगी फैलाएंगे, गंदगी के अंदर रहेंगे, तो जो एस्कैरिस है लुम्ब्रिकॉइडिस है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस वहाँ पे आ सकता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसका हैबिटेट कहाँ पे है। हैबिटेट की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्टिकुलरली जो जेजिनम जो है मेन का, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। कौन? एस्कैरिस। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, दिखने में कैसा होता है। अगर हम बात करें एडल्ट वर्म की, जो एडल्ट बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और टेपरिंग होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टेपरिंग क्या है और सिलेंड्रिकल क्या है। ये आपको एडल्ट वर्म ऑफ एस्कैरिस दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे जो साइड है ये बिल्कुल आप देख सकते, हम बोलते हैं टैपरिंग। ये नुकीले साइड होते हैं जो ये बिल्कुल यहाँ पे पतले हैं, बीच से थोड़ा मोटे हैं, तो इसको हम कहते हैं टैपरिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, पॉइंटेड एट बोथ एंड। ठीक है ना, बोथ एंड में क्या होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्रेजुअली एट द एंटीरियर एंड समवट लेस सो एट द पोस्टीरियर एंड। जैसे मैंने बताया आपको, जो इसके एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं। वाइट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स कैन यूजुअली बी सीन अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ पिंकिश क्रीम बॉडी ऑफ द पैरासाइट। माउथ जो है वो ओपन होता है एंटीरियर पार्ट में और प्रोसेस करता है 3 फाइनली टूथेड लिप्स। कितने लिप्स? 3 लिप्स। और इसका जो माउथ होता है वो कहाँ पे होता है, वो एंटीरियर एंड पे होता है। 1 डोर्सल एंड 2 वेंट्रल। ओके, लिप्स की अगर हम बात करें, एक डोर्सल होता है, 2 वेंट्रल होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं आपको? 3 मिलेंगे।
डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वर्म के, वो फ्लोट करते हैं इनसाइड द बॉडी कैविटी। उस बॉडी कैविटी के अंदर एक टॉक्सिक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एस्कोरॉन। एस्कोरॉन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूइड जो होता है, यही एस्कोरॉन जो फ्लूइड होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो काज करता है ड्यू टू दिस टॉक्सिन्स। तो जो एस्कोरॉन है ये एक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिक फ्लूइड जो होता है ये इनसाइड द बॉडी और कैविटी ऑफ किसकी, आपको वर्म के अंदर मिलेगा। अब हम देखते हैं मेल वर्म कैसा होता है। देखिए, अगर हम मेल की बात करें, ये आपको 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा दिखाई देगा। 3 से 4 मिलीमीटर इसका डायमीटर आपको दिखाई देगा। पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कर्व्ड होता है। याद रखना, मेल का जो पोस्टीरियर एंड होगा वो कर्व्ड होगा। क्या होगा? कर्व्ड होगा। वेंट्रली टू फॉर्म ए हुक, और वेंट्रल साइड में उसको हुक होगी। क्या होगी? हुक। याद रखना। एस्कैरिस की हम बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। अगर मेल का पूछा गया तो मेल का जो पार्ट होता है, आपको यहाँ पे लिखा गया है कि जो पोस्टीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड का मतलब क्या होता है? जो पीछे वाला एंड, ये वाला एंड जो होता है, यहाँ आपको कर्व दिखाई देगा। ये इसकी टेल होगी। यहाँ पे आपको स्पाइक्यूल्स जो है, यहाँ पे आपको मेल के अंदर स्पाइक्यूल्स, यहाँ पे स्पाइक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। The ejaculatory duct along with the anus opens into cloaca from which arise a pair of copulatory spicules of equal size। तो जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे स्पाइकुला है वहीं पे आपको ejaculatory duct जो है एनस के साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं फीमेल वर्म में क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल में। फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल का जो होता है, it is longer and stouter than the male worm in measure 25 to 40 सेंटीमीटर। फीमेल जो होता है लंबा होता है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। फीमेल का थोड़ा लंबा साइज होता है। इसका जो डायमीटर होता है 5 मिलीमीटर होता है। टेल जो होती है, इसकी टेल स्ट्रेट होती है और कूनिकल होती है। मेल की बात करें, कर्व्ड होती है, इसकी स्ट्रेट होती है। एनस की बात करें, सब टर्मिनल एंड ओपन्स ऑन द विंटर सरफेस। तो ये सब टर्मिनल पे होती है और विंटर सरफेस पे जाके ओपन होती है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रांसवर्स स्लिट। किसके फॉर्म पे? ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म पे आपको वहाँ पे मिलेगी। वुल्वा जो है, ये वुल्वा जो है ओपन करता है द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड द मिडल थर्ड ऑफ द बॉडी ऑन द मिड विंटर एस्पेक्ट ऑफ वर्म। दिस पार्ट ऑफ द वर्म इज नैरो एंड इज नोन एज वुलर वेस्ट। ए मैच्योर फीमेल, ए lumbricoides lay enormous number of eggs, nearly 2 lakhs eggs daily, which are passed in the feces. Eggs are of 2 types। देखो, जो एस्कैरिस lumbricoides की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो फीमेल वर्म होती है उसके जो एग होते हैं वो पर डे जो है 2 lakhs एग वो डेली देती है, और वो पास करती है कहाँ पे? इन फीसेस। किसके अंदर? फीसेस के अंदर। अब वहाँ पे एग्स जो है, एग्स के कितने टाइप्स हैं? एग और ऑफ 2 टाइप्स। 2 किस्म के आपको एग्स मिलेंगे। कितने टाइप्स के? 2 किस्म के। एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। कौन से होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं या फिर आपको ओवल इन शेप दिखाई देंगे, जिनका साइज होता है 60 to 75 mm इन लेंथ और 40 to 50 mm इन ब्रेथ। ठीक है, और दे आर बाइल स्टेनड एंड ब्राउन इन कलर। क्या कलर होता है? ब्राउन कलर होता है और बाइल स्टेनड होते हैं। दे आर सराउंडेड बाई ए थिक ट्रांसपेरेंट शेल consisting of relatively non-permeable innermost lipoidal वेटलिन मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आपको उसके अंदर जो है फर्टिलाइज्ड एग के अंदर आपको वेटलिन मेम्ब्रेन भी मिलेगी। ठीक है, कलर आपको ब्राउन मिलेगा, ट्रांसपेरेंट शेल मिलेगा और थिक ट्रांसपेरेंट मिडिल लेयर मिलेगी। आउटर मोस्ट जो है कोर्सली मैम्युलेटेड एल्बुनॉइड लेयर होती है। आउटर मैम्युलेटेड और कोर्स इज सम टाइम लॉस्ट होती है। सच एग्स आर कॉल्ड डेकोटिकेट। मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये क्या है? जो ये एग होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। अगर आप कॉमन साल्ट के अंदर उनको डालोगे तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फ्लोट करेंगे। ये आपको अगर एक पॉइंट भी आप याद रखोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद होती है अनफर्टिलाइज्ड एग की बात। अनफर्टिलाइज्ड एग की बात अगर हम करें, इन द एब्सेंस ऑफ मेल वर्म द फीमेल प्रोड्यूसेस अनफर्टिलाइज्ड एग। याद रखना, जब इसको मेल वर्म नहीं मिलेगा तब ये अनफर्टिलाइज्ड जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी। दीज आर नैरोअर एंड लॉन्गर। ये आपको ओवल शेप नहीं मिलेंगे बल्कि नैरो शेप मिलेंगे, लॉन्गर मिलेंगे, जिनका साइज होगा 90 mm इन लेंथ और 50
5 am in breath. They are bile standard in brown in color, सेम बात है. They have a small atrophied ovum and a thin shell with an irregular coating of albumin. और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ये हेवीएस्ट ऑफ ऑल द हेलमिंथस एग. ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो हेवीएस्ट होता है ऑफ ऑल द हेलमिंथस एग. देयरफॉर दे डू नॉट फ्लोट. अगर आप इसको कॉमन साल्ट के अंदर डालोगे तो वहाँ पे ये फ्लोट नहीं करेगा, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाँ जी ये फर्टिलाइज्ड है या फिर अनफर्टिलाइज्ड है. और इसकी जो ज़िंदगी होती है वो होती है 20 मंथ्स, बट यूजुअली देखा गया है कि 1 साल तक भी काम चलता रहता है. ओके, तो ये है मेन पॉइंट. अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल. ठीक है, लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे. लाइफ साइकिल जो होती है इसकी पास होती है सिर्फ एक होस्ट में, वो है मेन. ठीक है, दूसरा इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है. एडल्ट वार्म जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं. पार्टिकुलरली अगर हम जेजिनम की बात करें, जो जेजिनम होता है मेन का, वहाँ पे आपको ये मिलेगा. फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो कंटेन करते हैं अनसेगमेंटेड ओवम जो पास करते हैं इन द फीसेस. हाउएवर दे आर नॉट इमीडिएटली इनइफेक्टिव टू मेन. ऐसा भी है कि जो ही उसके अंदर चला गया तो वहीं पे अचानक डायरेक्ट जो है वो अटैक नहीं करता है. दे हैव टू अंडरगो ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन इन सोइल बिफोर एक्वायरिंग इनएफेक्टिविटी. हालांकि ये सोइल में रह के कुछ पीरियड में इंक्यूबेट होते हैं, उसके बाद जाके ये अपनी जो है इनएफेक्टिविटी दिखाते हैं. अगर हम बात करें टेम्परेचर की या फिर हम ह्यूमिडिटी की, तो जो एक रेबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द अनसेगमेंटेड ओवम एंड अंडरगोज फर्स्ट मोल्टिंग विद इन द एग शेल इन 10 to 40 days. अब इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो रेबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द अनसेगमेंटेड ओवम. और क्या करता है, फर्स्ट मोल्टिंग में जो है एग शेल जो है, एग शेल से 10 से 40 दिन उसको लगते हैं. ठीक है, उसके बाद द ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है और ह्यूमिडिटी होती है वो डेवलपमेंट करती है लार्वा की विद इन द एग शेल. वो होता है इसका टेम्परेचर 22 to 30 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 40%. द एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं वो कंटेन करते हैं रेबिडिटी फॉर्म लार्वा और जो कि पैथोजेनिक होते हैं मेन के लिए. हम इसका आपको पूरा मैं बताऊंगा लाइफ साइकिल, टेंशन मत ले लो. हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम इसको राइट डाउन करेंगे अच्छी तरह से. ठीक है, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से कहाँ जाता है. मेन जो है एक्वायर करता है इन्फेक्शन जब वो इंजेक्ट करता है फूड, वाटर, रॉ वेजिटेबल कंटेमिनेटेड विद द एम्ब्रियोनेटेड एग्स. जब ह्यूमंस के अंदर, मेन के अंदर वो इन्फेक्शन किस तरह जाता है, जब वो ऐसे गंदे खाना खाता है जो वो इन्फेक्टेड होता है. ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, डिओडिनम का जो पार्ट होता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, इंजेस्टेड एग हैच, वहाँ पे एग हैच होते हैं जो कि लार्वा से जाके वो लाइब्रेट होते हैं. ठीक है, हैच टू लाइब्रेट द लार्वा. तो ये लार्वा जो होता है वो बोरो करता है देयर वे थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, वहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर के अंदर जाता है जहाँ पे वो 3-4 दिन रहता है. उसके बाद पास करता है वाया हेपेटिक वेन. कहाँ चला जाता है, इन्फीरियर वेना केवा. ठीक है, अब इन्फीरियर वेना केवा के पास चला गया, उसके बाद क्या होता है, जो राइट हार्ट होता है या फिर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, रीच द लंग्स. कहाँ पहुँचते हैं वो लंग्स में, जहाँ पे वो अपना साइज ग्रो करते हैं और मोल्ट ट्वाइस, फर्स्ट ऑन 5th डे एंड सेकंड ऑन 10th डे. ये पॉइंट आपको नोट करना है कि ये मोल्ट ट्वाइस कहाँ पे करता है, जाके उसके लंग्स के अंदर. लार्वा जो होता है वो ब्रेक होता है थ्रू द कैपिलरी वॉल और कहाँ पहुँचता है, जाके लंग्स के एल्वोलाई के अंदर जाके पहुँच जाता है. जहाँ पे क्या होता है, जो एल्वोलाई होता है, लार्वा माइग्रेट करता है अप टू द ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, और उसके बाद जाके सीधा जाता है एपिग्लोटस और उसके बाद फेरिंग्स, और वो स्वेल हो जाता है, फिर पास हो जाता है इजोफेगस के अंदर, स्टोमक के अंदर, और वहाँ पे जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे जाके ये रहता है. जब 25th to 29th डे होता है इन्फेक्शन का, लार्वा जो है वो अंडरगो अनदर मोल्टिंग और ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एडल्ट फॉर्म, और इन अबाउट 6 to 10 वीक्स दे बिकम सेक्चुअली मैच्योर. जब ये सेक्चुअली मैच्योर हो गए तब जाके क्या होता है, एंड बाई 12th वीक द ग्रेविड फीमेल्स बिगिन टू डिस्चार्ज एग इन द स्टूल एंड द साइकिल इज रिपीटेड. तब जाके साइकिल क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है. अब इसके अंदर जो है पैथोजेनिसिटी क्या है, डिजीज जो प्रोड्यूस होता है, जो डिजीज प्रोड्यूस होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का, उसको हम कहते हैं एस्केरियासिस. क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस. और ये काज करता है बाय बोथ एडल्ट वॉर्म एंड माइग्रेटिंग लार्वा.
अब पैथोजेनिसिटी ऑफ एडल्ट वर्म क्या है? बाई रॉबिंग द होस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन द एडल्ट वर्म अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द होस्ट। अब जो माल न्यूट्रिशन आ जाती है, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, उसको ख़त्म करता है एस्कैरिस। ओके, अब हम देखते हैं इसकी पूरी लाइफ साइकिल, तब जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाने की, ताकि आपके सामने पूरा आ जाए और आप अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, यहाँ मैं पूरा बना के कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ताकि आपके समझ में आ जाना चाहिए। मेन चीज़ मेरा ये है कि आपको किस तरह से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ से आपको जो लाइफ साइकिल है एस्कैरिस की, वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी हम देखेंगे ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और ये आप देख रहे हैं ये मेन के अंदर जो कुछ हो रहा है। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, आपको मैंने पहले बताया कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर होता है। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ इंक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड्स में उसकी बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। जैसे यहाँ पे 2 सेल स्टेज बना, और उसके बाद एडवांस्ड क्लीवेज हुआ। और ये जो सब कुछ होता है ये किस तरह से होता है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो एक रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द अनसेगमेंटेड ओवम एंड अंडरगो फर्स्ट मोल्टिंग। कब होता है? विद इन द एग शेल इनटू 10 to 40 डेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो ये एम्ब्रियोनेटेड एग होता है ये कंटेन क्या करता है? रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा, जो कि पैथोजेनिक हो जाता है मेन के लिए। अब क्या होगा? ये इंजेस्ट होता है। देखो, लार्वा जो है वो जाके इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट होता है डिओडिनम का, वहाँ पे जाके ये लार्वा जो है वो हैच होता है। उसके बाद लार्वा बोरो थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइनल माइकोसा। अब क्या होता है? ये जो इंटेस्टाइन का जो माइकोसा है वहाँ पे जाके चिपक जाता है। अब जब वहाँ पे चिपक गया तो सर्कुलेशन के दौरान जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स के थ्रू जाता है ट्रैके के अंदर, ट्रैके के बाद जाता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर आप फिर स्वेलो हो जाता है। जब स्वेलो करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडल्ट वर्म जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है, और ये आ जाता है कहाँ? दौरा फिसेस के दौरा ये जो है बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये जो एग होता है ना, ये जो इसके जो एग्स होते हैं, क्योंकि ये तब बाहर आता है, ये तब बाहर आता है जब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्कुल जब ये रेडी हो जाता है, ठीक है ना, तब जाके ये बाहर आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये सेक्सुअली मैच्योर होता है, ठीक है ना, जब ये बिकम सेक्सुअली मैच्योर और 12 वीक्स तक ग्रेविड जो फीमेल्स होते हैं ये बिगन करते हैं टू डिस्चार्ज एग इन द स्टूल एंड द साइकिल जो है, जब स्टूल के अंदर ये एग डालने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर स्टूल से बाहर आ जाते हैं, फिर जाके इन्वायरमेंट के अंदर ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, फिर ऑन द डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो फिर जाके डेवलपमेंट होती है, इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, फिर किस तरह से अंदर जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, फिर किस तरह से ये आप देख सकते हैं लार्वा बनता है। देखो जी, लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन, जैसे हमने पैथोजेनिसिटी पढ़ रहे थे, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है किसकी वजह से? विटामिन ए की डिफिशियंसी से। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन काज करता है बाई एस्क्रेसिस इज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो है वो कमी आपको दिखाई देगी, ये भी आपको एस्क्रेसिस की वजह से हो सकता है। जब प्रेजेंस होगा एडल्ट वर्म का इंटेस्टाइन के अंदर तो ये लीड कर सकता है इंटरमिटेड कोलिक क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, आप उसके अंदर क्रैम्प्स आ जाएंगे। इन हैवी इन्फेक्शन, जो एडल्ट वर्म्स होते हैं ये काज करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ पे जब ये जब अपना खेल खेलते हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। वर्म जो होते हैं ये रेस्टलेस वेंडरर होते हैं, दे टेंड टू प्रोब एंड इंसुनेट देमसेल्व्स इनटू एनी एपर्चर टू फाइंड ऑन द वे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये अपना काम करते हैं। दे में क्रॉल आउट ऑफ माउथ और में एंटर द नेसोमेटिस, तो ये क्या हो जाता है, नाक से भी बाहर आ सकते हैं, मुंह के भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। या फिर आपको नेसोफेरेंक्स से ये पास हो सकते हैं। From the oropharynx, the worm may enter a Eustachian tube and penetrate to the middle ear and through the tympanic membrane to external auditory meatus। तो देखो कितना खतरनाक हो सकता है भाई। इसका ये कहना है कि जो आते हैं ये क्या लिख रहे हैं कि जब ये अगर ये ओरोफेरेंक्स के अंदर पहुंच के तो वहाँ पे ये यूस्टेचियन जो ट्यूब होता है वहाँ से होके ये पेनिट्रेट करता है एयर के अंदर, तो आपका जो एयर टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उसको भी जाके ये अटैक कर सकता है।
और ये वार्म होते हैं, ये एंटर इनटू द ट्रैकिया लीडिंग टू रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ट्रैकिया के द्वारा अंदर चला गया तो वहाँ पे ये रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। द वार्म में माइग्रेट डाउनवर्ड्स एंड लॉज इन अपेंडिक्स, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट लीडिंग टू appendicitis, obstructive jaundice and acute hemorrhagic pancreatitis respectively. They may perforate the intestinal wall, weakened by ulcer or gangrenes. जब ये अगर ये पैनक्रियाटिक डक्ट में चले गए तो वहाँ पे जॉन्डिस जो है, पीलिया हो सकता है, बाइल डक्ट जो उसको ये अटैक कर सकता है, और पैनक्रियाटिटिस हो सकता है। अगर पैनक्रियास को उसने अफेक्ट किया तो ये कुल मिला के ये बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिक फ्लूइड होता है जिसको हम एस्कोरान कहते हैं। ऑफ द एडल्ट वर्म इज द बॉडी ऑफ द पेशेंट में लीड टू वेरियस एलर्जिक, उससे क्या हो जाती है, बड़ी एलर्जी हो जाती है। अब उसकी जब वो एलर्जी काज करता है उससे क्या हो जाता है, बुखार आना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है, यूरिटिकेरिया, आपको यूरिन की प्रॉब्लम आ जाएगी, एंजियोटिक एडिमा, वीजिंग एंड कंजक्टिविटिस। देख सकते हैं कितनी बीमारी जो है ये काज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पैथोजेनिसिटी ऑफ माइग्रेटिंग लार्वा की क्या पैथोजेनिसिटी हो सकती है। ठीक है, in persons repeatedly infected with Ascaris and sensitized to the penicillin antigens, the migrating larva may lead to inflammatory and hypersensitivity reactions in the lungs. ठीक, अगर एक पर्सन जो है उसको बार बार वो इन्फेक्ट होता है एस्कैरिस की वजह से, ठीक है, तो वो जो है बड़ा उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जो है, सूजन जो है वो लंग्स के अंदर या इधर उधर बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर वो काज कर सकता है। There is formation of granuloma and eosinophilic infiltrates. It leads to fever हो सकती है, फिर खांसी भी आ सकती है, निमोनिया भी हो सकता है, इसोफिनीलिया भी हो सकता है। तो आपकी जो थूक है उसमें ब्लड भी आ सकता है, और मे भी उसमें एस्कैरिस का लार्वा हो, या फिर आप कैरकॉट लैडन क्रिस्टल्स भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। जब ऐसा कुछ हो सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं लोफलर सिंड्रोम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोफलर सिंड्रोम क्या होता है, अभी जब आप ये पूरी हिस्ट्री रिवाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये लोफर जो है ये लोफरी है। एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है वो माइग्रेट करते लार्वा इन्वॉल्व अदर ऑर्गन सच एज लिवर को भी, किडनी को भी। ओके, और जो लार्वा है एडल्ट जो होता है ये सेक्रेट करता है एलर्जेंस विच लीड द प्रोडक्शन ऑफ IgE बाय द होस्ट लीडिंग टू हाइपरसेंसिटिविटी एंड हिस्टामिन रिलीज। तो ये था पैथोजेनिसिटी ऑफ माइग्रेटिंग लार्वा के बारे में।